भी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 53 नए केस। कोरोना ने ली एक और मरीज की जान। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1715 हुई। और मानसून ने बस्तर के रास्ते राज्य में ली एंट्री। कई शहरों में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जताया बारिश का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस बीच आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर विधायक ने खुद हाईकोर्ट में याचिका डाली है। विधायक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से। पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका डाली गई है। बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज होनी है सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पीडब्ल्यूडी बस्ती में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने दायर की है याचिका। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से जो अधिकारी हैं अपनी मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इसी को लेकर बीजेपी विधायक ने भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोला है। और सबसे बड़ी बात, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो जनता की नहीं सुनते हैं, सरकार की नहीं सुनते हैं। यानी कह सकते हैं यह जो अधिकारी हैं वो सरकार से बड़े हो गए हैं। उनके लिए जनता का कोई मायने ही नहीं है। सरकार के लिए जो आदेश दिए हैं, जो नियम कानून बनाए हैं, उसका तो साहब पालन ही नहीं करते हैं। यानी पीडब्ल्यूडी के जो भी अधिकारी हैं वो अपनी मन मर्जी से अपने कार्यालय आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक कि जनता की समस्याएं होती है उनको भी नहीं सुना जाता है। तो इसी को लेकर बीजेपी विधायक ने मोर्चा खोला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने याचिका दायर की है। और आपको बता दें, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इसकी सुनवाई होनी है। तो लगातार इस तरीके जो अधिकारी होते हैं वो सरकार के छवि खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि इस तरीके जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो घपलेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ बीजेपी विधायक संजय जायसवाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, के न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से आपने जो याचिका डाली है, पहले हम उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं अपनी मनमानी करते हैं। जी, जो हम लोगों ने ये याचिका दायर की है, जनहित याचिका जी, आवाज आ रही है आपको? जी संजय जी बताएं। ये याचिका हम लोगों ने जनहित दायर की है। इसमें जो जमीनी स्तर के अधिकारी हैं, जिन्हें एसबीडी नॉर्म्स का जो नियमावली है उसका पालन करते हुए टेंडर अवार्ड करना चाहिए जी। इन लोगों ने टेंडर अवार्ड करते वक्त जो भी कागज थे उनकी प्रॉपर जांच नहीं की और उनको अधूरी जांच पे ही ऊपर ही जांच करते हुए उन्हें टेंडर अवार्ड कर दिया गया ऐसे ठेकेदारों को, जिनके कागजों में कई अनियमितताओं के माध्यम से हम लोगों ने पीआईएल फाइल किया है। संजय जी, आपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये याचिका दायर की है। अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, कितने अधिकारी शामिल हैं? अब देखिए, इसमें जो हमारे मंडल का टेंडर है, क्योंकि हमारे मंडल के जो चीफ है, एससी है, एक्ससीएन है, मैं इन्हीं को इसलिए मानता हूँ कि इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक्निकल बेड और फाइनेंशियल बेड की औपचारिकताओं को पूरी करने के। क्योंकि बस्ती का मामला कुछ ऐसा बिगड़ा हुआ है कि बस्ती के जो भी टेंडर खोलने का प्रावधान ईएनसी जो इसके प्रमुख हैं अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं ईएनसी, इन लोगों ने और प्रमुख सचिव महोदय ने एक टीम गठित कर दी है कि बस्ती के जितने भी टेंडर हैं ये सारे लखनऊ में खुलेंगे। और इसके लिए इन्होंने दिनांक 24/2020 को एक आदेश जारी किया, जिसमें 3 लोगों की कमेटी बनाई और कमेटी के अधिकारी इन कागजों की जांच करते हुए टेंडर को क्वालिफाई करते हैं। और ऐसी दशा में बार बार हम लोगों ने अनुरोध किया, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सांसद महोदय ने, कि ये परंपरा गलत है। इनकी सिर्फ बस्ती जनपद और उसके अगल बगल के 2-3 जनपदों को लेके इन लोगों ने एक माहौल खराब कर रखा अधिकारियों ने
मुख्यमंत्री के यहाँ और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर माननीय उप मुख्यमंत्री केशव जी के यहाँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। हम लोगों ने कई बार अनुरोध किया माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि ये इस तरीके से अनर्गल प्रभाव, प्रमुख सचिव से भी कहा, टीएमसी से भी कहा, कोई भी हम लोगों की चीजों का संज्ञान नहीं ले रहा था। संजय जी, आपने ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है, क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया है? क्या कोई टीम गठित की गई है इसको लेकर जांच पड़ताल करने के लिए? जांच के निर्देश है, जांच की प्रक्रिया चल रही है। उसी बीच जो माननीय जनप्रतिनिधि पत्र भी लिखते हैं, विभाग उनका कोई संतोषजनक उत्तर दिए बगैर अपनी कार्रवाई चलाता रहता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर क्षेत्र का जनप्रतिनिधि किसी विभाग को पत्र लिख रहा है और विभाग उसको बिना संतुष्ट किए जनप्रतिनिधि को कार्रवाई अग्रसर कर दे रहा है, तो इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री कह सकते हैं, जिस तरीके से आपने कहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की, मिली भगत भी तो साबित हो सकती है इसमें। ये बिल्कुल, अगर इन्होंने प्रॉपर तरीके से किया होता तो ऐसे लोगों को टेंडर अवार्ड ही नहीं हुआ होता। जी, ये बात आपने सही कही। अगर मिली भगत इसमें बिल्कुल साफ तौर पे साबित भी हो रही है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से चेक किए जाते तो शायद ये टेंडर नहीं दिया जाता। क्या सीएम योगी ने अभी तक इस खबर को कोई संज्ञान ले पाए हैं? क्या उन्होंने कोई बात कही है कि इसको लेकर टीम गठित कर रहे हैं और पूरी जांच पड़ताल करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय को स्थिति से अवगत करा दिया है और मुझे लगता है कि अभी प्रक्रिया जांच की है। जांच के दौरान भी इन लोगों ने टेंडर अवार्ड कर दिया है और इसी की वजह से कि यहाँ पे जब लोग अधिकारी, ऊपर बैठे अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गलत तरीके से गुमराह करके दबाव की राजनीति का ये दिखा के कि जनप्रतिनिधि दबाव बनाते हैं, इनको देखते हुए हम लोगों ने ये महसूस किया कि हमेशा छवि सिर्फ जनप्रतिनिधियों की खराब की जाती है, अधिकारी साफ साफ बच जाते हैं। पीआईएल इसका एक संदेश है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों ने जो गलती की है, अगर इनके सक्षम अधिकारी जिनके ऊपर हम आरोप लगाते हैं उन्हीं को जांच का अवसर मिल जाता है। अब जांच का अवसर अगर उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं के ऊपर आरोप है, तो जांच कैसे निष्पक्ष हो पाएगी? ऐसे में कहीं ना कहीं हमें जनहित याचिका का सहारा लेना पड़ा और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय हमें न्याय देगा। संजय जी, आपने जो याचिका दायर कर रखी है और आज उसका फैसला भी आना है हाईकोर्ट की तरफ से, तो क्या कुछ उम्मीदें आपको लग रही हैं? अगर जनहित याचिका है तो जन के हित से जुड़ा हुआ है। मुझे पूरा उम्मीद है कि न्यायालय हमारे चीजों का संज्ञान लेगा और जो जिनका इसमें दोष है उन पर निश्चित कार्रवाई होगी और मैं कार्रवाई की उम्मीद से ही न्यायालय की शरण में गया हूँ। बिल्कुल संजय जी, आपने एक अच्छी पहल की है कि आपने एक मोर्चा खुला भ्रष्टाचार को लेकर। ये कोई पहला मामला नहीं, से पहले ना जाने कितने ऐसे मामले होते हैं जहां पर भ्रष्टाचार किया जाता है, घपलेबाजी की जाती है, यानी ऐसे जो अधिकारी हैं वो सरकार की छवि खराब करते हैं। जी, सरकार की छवि बिगाड़ने वाले अधिकारियों को ये जानना पड़ेगा कि सब कुछ वो कर नहीं सकते, उन्हें भी लोग देख रहे हैं और उनके खिलाफ भी लोग जाके कदम आगे बढ़ा के, क्योंकि ये जनता की सरकार है, जनता से चुन के आई है, अधिकारियों के अधीन नहीं है। अधिकारी अपना काम करें, जो जनहित में नियमावली बनी है, कानून बने हैं, उनका पालन करते हुए कार्रवाई करें। हम लोग साथ देंगे। अगर वो गलत काम करेंगे तो निश्चित हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय हमें जरूर मिलेगा। बिल्कुल संजय जी, आपको न्याय मिले, यही जिस तरीके से आपने जो जनहित याचिका डाली है इसको लेकर हाईकोर्ट का फैसला भी आना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जायसवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर बस्ती से आपको बता रहे हैं, जहां पर पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रही हैं। जब उनका मन होता है तब वो अपने कार्यालय आते हैं और चले जाते हैं, यहाँ तक कि जनता तक की बात नहीं सुनी जाती है। सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उसका पालन जो अधिकारी हैं वो नहीं करते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो अपने आप को सरकार से भी बड़ा समझकर बैठ गए हैं और इसी को लेकर बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। और बता दें आपको, बड़े टेंडरों के नाम पर जो अधिकारी है वो खेल खेलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर कभी कभी तो जो जनता के जो लोग होते हैं उनसे रिश्वत भी ली जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। भले ही सरकार पूरी कोशिश करे इन भ्रष्टाचार को खत्म करने की, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सरकार की मंशा पर पलीता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। इसी को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ विधायक ने याचिका दायर किया, जिसका फैसला आ जाएगा।
तो आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। खबर आपको रायपुर से बता देते हैं, जहां पर भारत चीन सीमा पर छत्तीसगढ़ के जवान शहीद हो गए हैं। कांकेर के गणेश राम कुंजाम हुए हैं शहीद। 2011 में ज्वाइन की थी आर्मी। 1 माह पहले ही चीन बॉर्डर पर हुई थी उनकी पोस्टिंग। तो 2011 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया। 1 माह पहले ही चीन बॉर्डर पर पोस्टिंग हुई। लेकिन एक दुख भरी खबर हमारे यहाँ सामने आई है, जहां पर रायपुर में भारत चीन सीमा पर छत्तीसगढ़ के जवान शहीद हो गए हैं। कांकेर के गणेश राम कुंजाम शहीद हो गए हैं। हमारे भारत की सुरक्षा करते करते हमारे जवान शहीद हो गए हैं। 2011 में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। कांकेर के गणेश राम कुंजाम शहीद हो गए हैं। इस तरीके से लगातार भारत चीन की सीमा पर विवाद बढ़ता जा रहा है, एक चिंता का विषय बन चुका है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ जिले के दूरस्थ अंचल के किसानों को खाद्य बीज प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। कृषि विभाग अधिकारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अभी फसल का समय शुरू हो गया है। इसे देखते हुए किसानों तक खाद्य और बीज पहुंचाने के लिए हमारा कार्य चल रहा है, जिससे सभी ग्राम पंचायतों में जाकर वितरित किया जाएगा। अधिकारियों की बैठक लेकर किसानों के लिए खाद्य बीज का भंडारण, उपलब्धता और वितरण की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को फसलों की बुआई के लिए बीज और खाद की कमी नहीं होनी चाहिए और जिले के दूरस्थ अंचल के गाँव में प्राथमिकता से बीज खाद्य उपलब्ध हो सके, इसकी सुनिश्चित करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोरबा से है, जहां ज्योति नगर दीपक वन भूमि में नगर पालिका परिषद की जेसीबी से अवैध रूप से उत्खनन कर कब्जा किया जा रहा था। सूचना मिलने पर वन रक्षक उर्मिला राज एक वन कर्मी के साथ मौके पर पहुंच गई और जेसीबी के ड्राइवर से पूछताछ की गई। जेसीबी चालक ने बताया कि नगर पालिका का आदेश से मैं पानी निकासी के लिए नाली बना रहा हूं और चल रहा अवैध रूप से खुदाई की एनओसी की मांग की वाहन चालक द्वारा एनओसी और एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। तब वन कर्मी ने उस जेसीबी मशीन पर कार्रवाई करने की बात कही, जिसे सुनकर चालक मौके से भागने लगा। वहीं चालक ने इसकी सूचना कांग्रेसी नेत्री नगर पालिका अध्यक्ष संतोषी दीवान को दी। इसी बीच उनके साथ उत्तम दुबे, संतोष सिंह सहित कई अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने संतोषी दीवान, उत्तम दुबे, संतोष सिंह ने जेसीबी मशीन नहीं छोड़ने पर जान से मारने, नौकरी से तबादला और झूठे मामले और रिश्वतखोरी में फंसाने की बात कही है, जिसकी शिकायत वन रक्षक उर्मिला देवी ने दीपिका थाने में दी और पूरा मामला दर्ज करवाया। धमकी दिया गया था कुछ नेताओं के द्वारा, उनके खिलाफ में एफआईआर करवाना है। पूरा मामला बताएंगे, क्या पूरा मामला है? सब ज्योति नगर में जो वन भूमि क्षेत्र है वहाँ बस कब्जा कर रखा है। तो मुझे सुबह 6 बजे लगभग फ़ोन किया गया था किसी के द्वारा। तो फिर हम लोग, मैं अपने चौकीदार को लेकर गई वहाँ और देखी वहाँ जेसीबी के माध्यम से खुदाई चल रहा था। तो मैंने खुदाई मतलब जेसीबी वाले को, ड्राइवर को बोला कि खुदाई बंद करो, कैसे खुदाई कर रहे हो, अभी किसके आदेश से कर रहे हो करके। तो उसके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मुझे बोला कि तुम कौन होती हो रखवाने वाली, ऐसा करके वो चला गया और गाड़ी निकाल। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा ने अपने अधीनस्थ सभी 6 जिला स्तर अधीक्षकों को पत्र लिखकर अपने अपने जिले के थाना क्षेत्रों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आईजी ने पाया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चालन से भी दुर्घटनाग्रस्त की आशंका जताई जा रही है। बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वाले लोगों एवं बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आईजीपी कार्यालय से कल पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें लेख किया गया है कि ज़िले में बिना लाइसेंस के जो वाहन चालन कर रहे हैं और 3 सवारी और नाबालिग जो बच्चे हैं वो अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उनको पेरेंट्स को बुला करके, और साथ ही साथ जो बड़ी गाड़ियों में जैसे कार में ब्लैक फिल्म है तो इन सब पे कार्रवाई करना है और 1 सप्ताह के अंदर उनको रिपोर्ट देना है कि हमने अपने ज़िले में क्या क्या कार्रवाई की गई है।
सत्र शुरू हो गया है। बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर सब लोग आवेदन भी कर रहे हैं, शिक्षक भी नियुक्ति किए जा चुके हैं। दरअसल कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ में आने के बाद से ही नटवर स्कूल को शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के लिए काम हो रहा था। कार्य को तेजी से किया गया, बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अभी सिर्फ केवल टीवी के माध्यम से वर्चुअल क्लास हो रही है। जल्द बच्चों को पढ़ने है। हमारे जिले में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हो रहा है जो कक्षा 1 से 12 तक रहेगा। हमारे कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में वहाँ पर जरूरी व्यवस्था में हम लगे हैं और बहुत जल्दी उसको पूरा करेंगे। यहाँ पर जो बच्चे कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे प्रवेश लेंगे वो सामान्य बच्चे हो सकते हैं हिंदी मीडियम के, और 6 से 12 जो कक्षा है उसमें इंग्लिश मीडियम के ही बच्चों का प्रवेश होगा। लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार का फोकस मनरेगा कार्य पर है, मगर यह योजना भी अब मुंगेली में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते मजदूरों के मजदूरी भुगतान पर ढाका पड़ रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने में मस्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरा जाता है और जिसके चलते काम करने वाले वास्तविक मजदूरों की मजदूरी में कटौती हो जाती है। ताजा मामला मुंगेली जिले के लोहड़िया पंचायत में सामने आया है, जहां पर बिलासपुर सांसद अरुण साव का गृह ग्राम है, जहां की ग्रामीण मजदूरी भुगतान में कटौती किए जाने से बेहद नाराज है। वहीं मनरेगा के कार्यों की सही मॉनिटरिंग व पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हम लोग जो मस्टर रोल जनरेट होता है ऑनलाइन उसको निकाल के चेक कराएंगे, क्योंकि काम करने से लेकर मतलब मस्टर रोल जनरेट होने के बाद से लेकर मस्टर रोल भरने और काम करने और पेमेंट तक का वो सारे एफटीओ के थ्रू ऑनलाइन होता है, सारा चीज़ ऑनलाइन है। तो उसमें कोई सवाल नहीं उठता कि गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आप लोग के नॉलेज में आता है कि कुछ स्पेसिफिक गाँव के तो उसको हम लोग जांच कराएंगे। मनरेगा में आपके गृहग्राम के ही मजदूर परेशान हैं, ऐसी बातें सामने निकल करके आई। मजदूरों का सीधा सीधा आरोप है कि हमारी जो मजदूरी बनती है मनरेगा के तहत में उसमें बड़ी उसमें कटौती की गई है, बड़ी संख्या में मजदूरों को उससे वंचित रखा गया है। ये बात मेरे संज्ञान में आई है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि इसकी प्रॉपर जांच करें और जो श्रमिक हैं उनको उनके काम के अनुरूप उनको मजदूरी मिले। पेंड्रा के ग्राम पंचायत अड़भार के पास ईंट से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला उसी ट्रैक्टर में मजदूरी किया करती थी। वहीं सूचना मिलने पर पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। कहीं ना गिर के मां कसम ये कौन आई थी यार। कोरबा के पाली के नवीन कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वहां पर रुके ग्रामीणों व महिलाओं के साथ नायब तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव भड़क थे और एक महिला से मारपीट पर उतारू हो गई। बता दें, महिला का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने वहां पर होने वाली असुविधा के बारे में बताया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We're looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी
मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोड़िया नगर पंचायत खोंगापानी में 15 जून को वार्ड नंबर 10 के निकासी शिवनारायण चौधरी को कोरोना पॉजिटिव निकला था, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुका है। बहुत ही खुशी की बात है। और 10 वार्ड पूर्व सांसद चंकी सेन के साथ नगर पंचायत खोंगापानी इंजीनियर द्वारा फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। रायगढ़ नगर निगम के आयुक्त द्वारा रायगढ़ शहर को गंदगी मुक्त करने का चला रहा अभियान जारी है। बारिश के दिनों में लगातार यहां गंदगी होती है, लोगों को समस्याएं भी होती हैं। गंदा पानी की निकासी और नालियों का मरम्मत इत्यादि कामों को लेकर कार्य किया जा रहा है और अपशिष्ट पदार्थों का सही तरीके से निस्तारण करने का रायगढ़ कलेक्टर के निर्देशन के बाद कार्य को गति दी गई है। वहीं रायगढ़ नगर निगम के नव पदस्थ आयुक्त आशुतोष पांडे नेपाल भाषण ने पदभार संभालते हुए रायगढ़ शहर विकास को लेकर कई रणनीति पर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पदभार ग्रहण करने के पश्चात मैंने कई जगह का निरीक्षण किया है और नगर निगम में निलंबित योजनाओं को भी शुरू किया गया है और मेरा अनुभव कहता है कि रायगढ़ नगर निगम को भी बेहतर कार्य कर अच्छा किया जा सकता है। हालांकि पिछले कई काम अभी तक लंबित हैं या फिर धीमी गति से चल रही हैं। ऐसे में निरीक्षण कर निर्देशित किया गया है ताकि रिजल्ट शुरू होकर लोगों तक उनका लाभ पहुंचा पाए। रायगढ़ में मेरी पदस्थापना के बाद से मैंने कोशिश की कि इसमें नगर निगम के विकास से, नगरीय कार्यों के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों और सामान्य जनता, इनसे सबके साथ तालमेल बैठा के काम किया जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में रोजाना एक वार्ड को चयनित कर उसके सभी समस्याओं से रूबरू हो रहा हूँ। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे सभी वार्ड में स्वच्छता प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनके साथ हमारा अपना मिलकर सुबह से उनके सफाई व्यवस्था पर ध्यान देता है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल परिचय में देर लगातार हाथी दहशत में हैं और घरों से निकलने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। दरअसल यहाँ हाथी आए दिन किसी न किसी को मौत के घाट उतार देता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां लोगों की मृत्यु नहीं हो पा रही है। रायगढ़ वन मंडल में भी लगातार हाथी का उत्पात देखा जा सकता है। जंगली हाथी कई मासूमों की जान भी ले चुके हैं। गणेश नाम हाथी न जाने कितने परिवार और कितने लोगों के चिराग बुझा चुका है, परंतु फिर भी रायगढ़ वन विभाग द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। आए दिन जंगली जानवरों द्वारा लोगों को अपना शिकार बनाया जाता है। हाथी भालू लगातार लोगों को हमला कर उन्हें घायल कर देते हैं और मार देते हैं। जब तक आंकड़ा देखा जाए तो सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन फिर भी वन विभाग द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कारण स्वरूप जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रायगढ़ वन विभाग की बात करें तो रायगढ़ वन मंडल के अधिकारी बेहद ही उदासीन हैं। यहाँ के डीएफओ को कोई चीज से मतलब ही नहीं रहता, अपने में बस मग्न रहते हैं, काम करते ही नहीं हैं, अपने में मग्न होकर लोगों की जान को दांव पर लगाते रहते हैं। अगर उन्हें कोई जानकारी पूछी जाए तो वह सवालों से मुंह चढ़ाते हुए नजर आते हैं। रायगढ़ वन मंडल अधिकारी का रवैया बेहद उदासीन है। जानकारी मांगने पर भी जानकारी नहीं दिखाई देते हैं। सभी योजनाएं महज फाइलों में ही सिमट गई है।
बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में एक युवक के शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं, जिसे तत्काल एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पीड़ित युवक के भाई के द्वारा तारबहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के तत्परता से चंद घंटे में ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।